हिंदुओं पर लगातार बढ़ रहे अत्याचार की घटनाओं के बीच विश्व हिंदू परिषद प्रताड़ित हिंदुओं की सहायता के लिए आगे आया है। वीएचपी ने हिंदुओं को सहायता पहुंचाने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। साथ ही प्रशासन से मांग की है कि बर्बरता पर नकेल कसने के लिए अब हिंदू समाज के लोगों को हथियार के लाइसेंस भी दिए जाएं। कायर लोग ये ना समझें कि हमने इसकी कन्हैया कुमार की गर्दन काट दी। अगर आगे से प्रयास करा, हम हाथ जोड़ के सबको समझाने वाले लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, ऐसा मत करो। यदि अगर हमारे ऊपर इस पर आएगा तो हम किसी भी तरीके से मारने से मतलब उस आदमी एक की जगह 10 लोगों को पकड़ कर उसको सजा दिलाएंगे। धमकियां उनको फोन पर मिलती हैं और वो अपनी बात कह नहीं पाते। उनके साथ जाकर जो कह सकते हैं, जो कहते हैं, उनको स्थानीय स्तर पर जाकर पुलिस प्रशासन में अपनी शिकायत दर्ज कराएं। और बाकी जो ऐसे हैं जो नहीं कह पाते हैं, वो एक हेल्पलाइन नंबर जारी करके और बताया है, इस पर सूचित करेंगे तो अपने परिषद के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता इसमें उनका सहयोग करेंगे। रक्षा तो अधिकार है। अगर आपके जान माल पे कोई खतरा आ जाए तो आप अपनी आत्मरक्षा पे हथियार चला सकते हो, और आप कानूनी प्रक्रिया से कोई हथियार रखना चाहते हैं तो आपके लिए कोई बंदी नहीं है, किसी भी व्यक्ति के लिए वो रख सकते। विश्व हिंदू परिषद ने जो भी कहा है वह निश्चित रूप से बहुत ही आदरणीय है। उसका संत समाज स्वागत करता है और आशा करता है कि आने वाले समय में ऐसे ही ऐतिहासिक काम विश्व हिंदू परिषद करता रहेगा। अगर कोई किसी के साथ भी कोई गैर कानूनी काम हो रहा है तो उसे पुलिस में जाना होगा। विश्व हिंदू परिषद को चाहिए कि पुलिस की मदद करें। हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं, उनसे जुड़े संगठनों से कहना चाहते हैं कि देश का संविधान वो सबसे ऊपर है। सरकारें आती हो जाती रहेंगी, लेकिन देश का संविधान, बाबा साहब का संविधान, वो हमेशा रहेगा। तो क्या वीएचपी के हेल्पलाइन से बचेगा देश का हिंदू? क्या वीएचपी के इस ऐलान से पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं? इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। वीएचपी की तरफ से विनोद बंसल जी हमारे साथ है, प्रवक्ता अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मौलाना पीर अली कादरी हमारे साथ है, इस्लामिक स्कॉलर आलोक वत्स जी है, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल विनोद बंसल जी आपसे यही, वीएचपी और बजरंग दल ने बाकायदा हेल्पलाइन जारी की है और कहा है कि हथियारों का लाइसेंस दिलाने में मदद करेंगे, हिंदुओं को ट्रेनिंग देंगे, जिहादियों को हराएंगे। क्या ये पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़ा किया है आपने? ये कि किस तरह की व्यवस्था आप देना चाह रहे हैं, इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ी विनोद जी? असल में देखिए, हमने देखा कि संपूर्ण देश में इस्लामिक जिहादी और कट्टरपंथी लोग भारत का माहौल खराब करने में जुटे हुए हैं। खासकर हिंदू समाज के एक एक करके चुन चुन करके लोगों को नक्सल मार रहे हैं, गला काट रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। अभी तो उनको फोन पर भी धमका रहे हैं, उनके घर वालों को भी परेशान कर रहे हैं। इस सब को ध्यान में रखते हुए हमने देखा कि अब समय आ गया है कि सेवा, सुरक्षा, संस्कार का जो ध्येय वाक्य लेकर के, जिसे बजरंग दल का जन्म हुआ था 1984 में पूज्य संतों के आशीर्वाद से, उस बजरंग दल ने अपनी सेवा, सुरक्षा, संस्कार का जो सेंटर स्टेज है, यानी सुरक्षा, हिंदू समाज की सुरक्षा का प्रण लेकर के जन्मा है। हमने संकल्प लिया हुआ है कि हिंदू समाज अगर असुरक्षित है, हमारे जीने का कोई लाभ नहीं है। नहीं विनोद जी, मेरा सवाल ये था कि क्या पुलिसिया व्यवस्था को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया है? क्या आपको प्रशासन, पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है? कोई पैरेलल व्यवस्था आप खड़ी करने जा रहे हैं, वो भी हथियारों के मामले में? आप समझ रहे हैं इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं? नहीं, हम किसी को हथियार नहीं देने वाले और हमने कोई पुलिस व्यवस्था नहीं चलाने वाले। हम किसी के घर पर कोई धमकने वाले नहीं है। बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस, प्रशासन और शासन की मदद करने के लिए तैयार है। हमने ये कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से भी, हमारा हेतु सिर्फ ये है कि जो हिंदू अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। हमने सभी हिंदुओं से अपील की, आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं कि हिंदू सबसे पहले अगर कहीं कोई धमकी मिलती है, कोई प्रताड़ना का शिकार होता है, तो सबसे पहले स्थानीय प्रशासन, शासन को अप्रोच करे। अगर वो अप्रोच ठीक नहीं निकलती, यानी पुलिस, प्रशासन, शासन उसकी मदद नहीं करता, तो निश्चित रूप से बजरंग दल के कार्यकर्ता उनकी हर तरह की मदद करें। ठीक है विनोद जी। मौलाना पीर अली कादरी, वीएचपी की दलील यह है कि सर तन से जुदा वाली जो सोच या जो हिमाकत और बर्बरता आजकल देश में देखने को मिल रही है, ये उसी का परिणाम है कि आज इस तरह की व्यवस्था ऐसे दलों को लानी पड़ रही है। दलील ये दी जा रही है। आपको क्या लग रहा है, क्रिया की प्रतिक्रिया? देखिए मैडम, पहली चीज तो हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हमें हमारे प्रशासन पर और हमारी पुलिस पर
क्या हमें भरोसा है या नहीं। और जो कांड उदयपुर में हुआ, आपने देखा कि राजस्थान की पुलिस हो या एनआईए हो, किस तरह तेजी के साथ काम करते हुए आरोपियों को पकड़ा और फिर उसके बाद उनके तार कहां कहां से जुड़ रहे हैं वहां तक हमारी पुलिस पहुंची। हमें यह पता चला है राजस्थानी हुकूमत के जरिए कि इनके तार जो है पाकिस्तान से जुड़े हुए। और एक बात मैं आपको यह कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, हिंदुस्तान का जो मुसलमान है और जो यहाँ की जो सेक्युलरिज्म की जो मानसिकता है, कोई भी हिंदुस्तान का मुसलमान ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। नहीं, हरकत तो कर दी है पीर अली कादरी जी, हरकत तो कर दी है। उदयपुर में भी हरकत हो गई है, उसके अलावा साउथ में भी एक हरकत हो गई है, और इसी को आधार बनाया जा रहा है कि अब हिंदू खतरे में है, खास धर्म को जानबूझ करके टारगेट किया जा रहा है, गला काटा जा रहा है बर्बरता से। तो अब हथियारों के लाइसेंस हिंदुओं को दिलाने में मदद करना चाह रही है एक संस्था, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस तरह की जिहादी मानसिकता से लड़ना है। मैं बोल लूं मैडम, पूरा नहीं, मैंने कर लूं मैं? हाँ बोलिए आप पाकिस्तान से लेकर उदयपुर आपने सारी बात की और आपने सेक्युलर भी कह दिया एक सोच को, लेकिन मैं बस ये कहना चाह रही हूं कि उसी सोच को जिसको आप सेक्युलर कह रहे हैं ना, उसी का कारण है कि आज एक संस्था इस तरह की व्यवस्था लाना चाहती है, या देश में इसकी बात हो रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो जो लोग थे जो बिल्कुल ही राक्षस किस्म के लोग हैं, जो उदयपुर में जिन्होंने कांड किया है, वो लोग जो है एक पाकिस्तानी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो किए। और हमने गृह मंत्री से इस बात का मुतालबा भी किया है कि पाकिस्तानी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो और या चाहे वो रिलीजियस हो कि नॉन रिलीजियस हो, कोई पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन की हमारे अपने देश में कतई तौर पर जरूरत नहीं ठीक है पीर अली कादरी। और रही बात मैडम, सुनिए एक मिनट, रही बात कि क्या तबरेज के वक्त भी जो है हम ये बात करें कि इनको लाइसेंस होल्डर जो है बनाना चाहिए, इनको वेपन दिलाना चाहिए, पहलू कहां के वक्त भी दिलाना चाहिए। इस वक्त सबसे बड़ी खबर आप लोगों को रोकना चाहूंगी, एक बहुत बड़ी सियासी खबर मिल रही है। डिनर पार्टी में पहुंचे हैं शिवपाल यादव, सीएम आवास इस वक्त पहुंच चुके हैं शिवपाल यादव। ये बड़ी राजनीतिक डेवलपमेंट है। मुख्यमंत्री आवास में डिनर पार्टी में पहुंचे हैं शिवपाल यादव, ऐसे वक्त में जब सपा के गठबंधन में बिखराव की बातें चल रही हैं। ओपी राजभर नाराज है और वो दो टूक कह चुके हैं कि हम अपनी तरफ से सपा के साथ हैं, सपा चाहे तो हमें अलग कर दे। अखिलेश यादव कह चुके हैं कि हमें कोई एडवाइस ना दे। और दूसरी बात, शिवपाल यादव सीएम आवास पहुंचे हैं, ये बड़ी खबर। पहले से ही सपा से नाराज चल रहे हैं, इससे पहले भी एक तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट हो चुकी है। पहले भी मुख्यमंत्री योगी से मिलने पहुंचे थे शिवपाल यादव, तब भी उनके भाजपा के करीब जाने की खबरें आई थी, कई तरह की सियासी अटकलें लग रही थी। और ये बड़ी खबर, यूपी की राजनीति में हलचल मचाने वाली ये बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अब किस तरह का समीकरण बनने जा रहा है। हमारी सहयोगी अनामिका बता रही है सबसे बड़ी खबर। जी अनामिका, क्या जानकारी? देखिए, बड़ी खबर यही, जिस तरीके से राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं और उसको लेकर के आज द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए की ओर से प्रत्याशी हैं वो लखनऊ में मौजूद हैं और खास तौर पे उनके लिए उनके सम्मान में 5KD पर डिनर का कार्यक्रम रखा गया था। लेकिन ये अप्रत्याशित तरीके से शिवपाल यादव की मौजूदगी 5KD पर बड़े संकेत दे रही है। साथ ही ओम प्रकाश राजभर को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो भी अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ और नेताओं की भी खबर वहां पे पहुंचने की है। तो ये सारी बातें जो राजनीति में कयास लगाए जा रहे थे उससे इतर ये बड़ी तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर विपक्षी पार्टी के नेता भी पहुंचे हुए। हालांकि शिवपाल यादव के संबंध काफी समय से समाजवादी पार्टी से खराब चल रहे हैं, अखिलेश यादव से खराब चल रहे हैं, और लेकिन वो इस तरीके से 5KD पर पहुंच जाएंगे इस मौके पर, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। वाकई ये इस वक्त सबसे बड़ी सियासी हलचल है उत्तर प्रदेश के अंदर। अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं। अनुराग जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन, शिवपाल यादव मुख्यमंत्री आवास में डिनर पार्टी में इस वक्त हैं। देखिए, इस समय ना मेरे सामने टीवी है ना कुछ है। आपने जिस डिबेट पे बुलाया उस पे मैं बोलने को तैयार हूँ। अभी मुझे खबर के बारे में कुछ पता नहीं है और आप मुझसे रिएक्शन लेंगे इसका कोई मतलब नहीं है। मैं खबर जान जाऊंगा, देख लूंगा, टीवी खबर चल रही है, मैं आपको रिएक्शन दूंगा। ये कोई नई खबर नहीं है सपा के लिए, आप समझते होंगे, आप अंदर खाने समझते होंगे। पहले भी योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर चुके हैं शिवपाल यादव। मेरी बात ही नहीं समझते। आपने किस लिए मुझे बुलाया है? आपने किस लिए बुलाया है? आपको बुलवाना है उस पर कि नहीं बुलवाना है? आप ये बता दीजिए। आपने किस मुद्दे पे मुझे बुलाया है? जिस मुद्दे पे बुलाया उस मुद्दे पे बात हो जाए। हमने जिस लिए बुलवाया है उस पर तो हम चर्चा कर ही लेंगे, लेकिन इस ताजा खबर पर भी तो आपका एक रिएक्शन बनता है ना। क्यों टाइम खराब कर रहे हो अनुराग जी? जो ताजा खबर है, जो ब्रेकिंग न्यूज है, उस पर भी तो रिएक्शन बनता है ना।
अरे आप कुछ बोलना नहीं चाहते? तो शिवपाल ठीक है, यादव ब्रेकिंग मुख्यमंत्री न्यूज़, आवास हम में। कहीं और बैठे हैं। अरे मेरी बात नहीं समझ में, आपको कमाल किया आप है भाई। मैं कह रहा हूँ आपने मुद्दे पे बुलाया, मुझे मुद्दे पे बुलवा लीजिए। नहीं, मुद्दे पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन अनुराग जी आपको भी पता है इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ जाएगी, अंदर खाने आप सब जानते हैं, लेकिन आप बोलना कुछ नहीं चाह रहे। ठीक है, आप बोलना कुछ नहीं चाह रहे, लेकिन अंदर खाने आपको भी मालूम है। मैं अभी अभी आपसे सुन रहा हूँ और आप ही सब मुझसे चाहिए। आपसे अभी भी सुना है मैंने, मैं फिर अपनी बात करूंगा, बता दूंगा कहाँ क्या है, लेकिन आपने जिस मुद्दे बुलाया वो तो मुझसे सुन लो ना। चलिए, क्या आपको नहीं सुनना है? नहीं, आपने मुद्दा दिया है ना जिस मुद्दे पे मैं आया हूँ, उस पे बात हो जाए ना। मुद्दा अनुराग जी है, लेकिन तो आपको आप पता बात है कर ना, खबरें अचानक आती हैं, ब्रेकिंग न्यूज अचानक आती है। आपने उम्मीद की थी इस तरह अचानक पहुंच जाएंगे शिवपाल यादव? ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज आती है तो आपको 10 मिनट बाद हम आपको ब्रेकिंग न्यूज दे देंगे। मुझे तो आप बोलने दीजिए। आपने अपनी ब्रेकिंग दे दी, हमारी भी तो न्यूज होगी, हम आपको 10 मिनट बोलेंगे। अभी हम आपके साथ डिबेट के लिए अभी बहुत वक्त बाकी है। मालूम नहीं आपने जिस पे डिबेट के लिए भी काफी वक्त बाकी है, हम और आप विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इस पर भी तो प्रतिक्रिया आपकी जरूरी है कि नहीं? मुझे उसके बाद 8:30 में निकलना है, क्यों इतना हल्ला मचा रहे हैं आप? अच्छा ठीक है, चलिए 10 मिनट की बात आप कह रहे हैं। नहीं पता है, आप बोल रही हैं, मैं कहीं बैठा हूं, मैं लाइव से जुड़ा हुआ हूं, आपके लाइव व्यू से जुड़ा हुआ। आप हमसे पूछे जा रहे हैं, ये बता दो, वो बता दो, तुरंत बता दो, ये बता दो। अरे आपने तुरंत बोला, मैं तुरंत बता दूंगा। ठीक है, इट्स ओके, आपने 10 मिनट मांगे, हमने 10 मिनट आपको दिए। 10 मिनट बाद आप ब्रेकिंग न्यूज देंगे, उसका इंतजार रहेगा। आपके हमारे बॉस 10 मिनट बाद आप ब्रेकिंग न्यूज देंगे, उसका इंतजार रहेगा। ठीक है, अपने आप बता दूंगा आपको खबर। ठीक है अनुराग जी, 10 मिनट बाद एक बार फिर से आपसे सवाल पूछेंगे। क्या कि मैं आपको आप ऑर्डर दे रही हैं? नहीं, मैं ऑर्डर नहीं दे रही, आप ही ने कहा ना 10 मिनट में ब्रेकिंग न्यूज दूंगा, तो 10 मिनट बाद एक बार फिर से पूछ लूंगी अगर आप कुछ बोलना चाहें। चलिए ठीक है, हम आज के मुद्दे पर अनुराग जी, ठीक है, बात करनी है, फिर दूसरे मुद्दे पे हमसे बात अनुराग जी प्लीज होल्ड, प्लीज होल्ड। आज हम चर्चा कर रहे हैं वीएचपी की हेल्पलाइन पर, वीएचपी के उस वक्तव्य पर जहां यह कहा गया है कि जिहादियों से बचने के लिए, जिहादियों से बचाने के लिए हिंदुओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, हथियारों का लाइसेंस दिलाने में मदद की जाएगी। हमारे साथ आलोक वत्स जी भी है, राजनीतिक विश्लेषक। आलोक जी, क्या लग रहा है आपको, देश में अब किस दिशा में जा रही है राजनीति या सोच? एक तरफ सरतन से जुदा की सोच, अब उसके एवज में वीएचपी का यह ऐलान, किस तरह देख रहे हैं आप इसको? देखिए, जिस तरीके से उदयपुर में घटना हुआ, उसके बाद अमरावती में हुआ, साउथ में हुआ, तो लोगों के दिल में एक डर तो पैदा जरूर हो गया है। और अगर वीएचपी या बजरंग दल एक प्रोटेक्शन के तौर पर खड़े होने के लिए तैयार है, मैं समझता हूँ एक सेकेंड लाइन ऑफ सिक्योरिटी अगर पैदा होगा तो लोगों के अंदर एक विश्वास जगेगा, एक आत्मबल मजबूत होगा। ये एक अच्छी पहल है और ये कवायद पुलिस पे मदद करने के लिए ही है। पुलिस के इतर ये कवायद नहीं हो रही है। जिन लोगों के पास भी धमकी भरे फोन आएंगे, उनके साथ अगर 10 आदमी खड़े होंगे और 10 आदमी उनकी निगरानी में लग जाएंगे पुलिस के अलावा, तो ये एक अच्छी अनुराग जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ आपके पास, एक बार 10 सेकंड बात खत्म कर लें आलोक वत्स। और नहीं पूछना है तो नमस्कार कर क्यों आ रहे हैं आप ही के पास आ रही हूँ अनुराग जी, सब्र रखिए, सब्र रखिए, मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ अनुराग जी। राजनीतिक पार्टी को आप राजनीतिक पार्टी को आप बुलाते हो तो आपको उसकी सम्मान भी देना चाहिए ना। पूरा सम्मान है आपका, सबसे ज्यादा समय तक अभी आप ही बोले हैं, वो बात और है कि आपने कोई राज नहीं खोले हैं, चारों तरफ घूम ठीक रहे है। हैं, लेकिन जब हमारा नंबर आ रहा है तो आप तुम बोलो नंबर आएगा अनुराग जी, फिर से आएगा नंबर। आप नाराज मत होइए, मैं आ रही हूँ आपके पास, भूमिका बनानी होती है, नाराज मत होइए, मैं आ रही हूँ आपके पास। नहीं, राजनीतिक दल के पास आती है तो फिर क्यों बुलाते हैं आप? क्यों अनुराग बुलाते हैं जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, किसी भी दोबारा राजनीतिक आऊंगी मैं करने का आपके अधिकार पास। आपको नहीं आस्था जी, सुन लीजिए आप कान खोल के। आपकी आवाज कोई नहीं दबा रहा, सबसे ज्यादा जनता आप ही की आवाज रोज सुनती है अनुराग जी। ब्रेकिंग लेके आ गए थे, अभी जब मुझे बोलना है तो आप बोलना नहीं देना चाहते। अच्छा ठीक है, पहले आप बोलिए, बोलना है तो आप बोलना नहीं ठीक देना है आलोक वत्स चाहते। जी, ये बोलो, आलोक वत्स जी, मैं आऊंगी आपके पास दोबारा। अनुराग जी ठीक है, आप बोलिए, बोलिए। कम से कम आपको आस्था जी इतना तो पता होना चाहिए, चाहे समाजवादी पार्टी का हो या बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, जब उन प्रवक्ताओं को आप बुलाते हैं तो उनको बोलने का मौका पहले दे दीजिए, उसके बाद आपके जितने राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो क्या आप बुलाती हैं तो उनको दीजिए। अनुराग जी कब दिया गया था? अपनी बात रखिए, ब्रेकिंग लेके आ रही है जिसके मुद्दे पे हम नहीं आए। देखिए ब्रेकिंग तो अचानक आती है, अनुराग जी उसमें नाराज होने वाली क्या बात सवाल ये है, ब्रेकिंग अचानक आती है। अरे तो मुझे बोलने दीजिए ना। जी बोलिए, समय आ गया था, जल्दी भागो, पूछो और अभी आपके क्या लगे पैर बैकडोर में चले जाते क्या? देखिए ऐसा है इस देश के अंदर में, इसके पहले कभी किसी भी
चाहे बजरंग दल हो चाहे कोई दल हो, किसी ने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात की नहीं की ना। इसलिए नहीं की क्योंकि इसमें पुलिस पे विश्वास था, संविधान पे विश्वास था, इसलिए कभी ये लोगों ने नहीं बात की। आज बीजेपी की सरकार में लोगों को पुलिस पे विश्वास नहीं है, पुलिस पे, बीजेपी की सरकार पे, बजरंग दल को विश्वास नहीं। यही तो कह रहे हैं कि हम पुलिस को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, सबको हम हेल्पलाइन दे देंगे, सभी के हाथ में बंदूक और तूफान दे देंगे। तो आप हिंदुस्तान को क्या बनाना चाहते हैं ये बता दीजिए। आप क्या यहाँ पुलिस सिस्टम खत्म करना चाहते हैं तो खत्म कर दीजिए। बोलिए बीजेपी को, आप बीजेपी को बोलिए कि आपकी पुलिस नाकारा है, आपकी पुलिस बेकार है, आपकी सरकार बेकार है, इसलिए सरकार हम चलाएंगे, अब पुलिस हम बनाएंगे, हम हथियार देंगे लोगों को, हम हर उत्तर प्रदेश, हर देश के लोगों को, देश का हर व्यक्ति को हम हथियार देके पुलिस बना देंगे। ये बनाना चाहते हैं आप हिंदुस्तान को? हिंदुस्तान के आप नफरत की आग में इतना झुलसते जा रहे हो कि आप हिंदुस्तान को नफरती देश बना देना चाहते हो। इतना आप नफरत की आग में यहाँ पे झुलस गए हो कि आप संविधान भूल गए। संविधान के अंदर में आप पुलिस सिस्टम अपने हाथ में ले लोगे। आप क्या बजरंग दल इस देश के होम मिनिस्टर बनना चाहती है? क्या बनना चाहते हैं आप इस देश के अंदर में? प्रधानमंत्री को हटाना चाहते हो आप? हटा दीजिए प्रधानमंत्री को। ठीक है, विनोद बंसल इस बात का जवाब देंगे। मैंने पहले भी सवाल पूछा था। ठीक है अनुराग जी, आपने विस्तार से अपनी बात रखी, जो सवाल आपने उठाया वही मैं ले जा रही हूँ विनोद बंसल के पास। विनोद बंसल जी, अब यहाँ पर विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि ये कौन सी पैरेलल व्यवस्था आप खड़ा करना चाह रहे हैं? क्या आपने पुलिस महकमे को, संविधान को, देश के कानून को कटघरे में खड़ा कर दिया है? देखिए आस्था जी, अभी देखिए अनुराग जी की बिलबिलाहट में समझ सकता हूँ। देखो उनका घर जब टूटा है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ चीजें तो उनको दर्द तो होगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मलहम भी लगेगा। और लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये जो सोच रहे हैं कि हेल्पलाइन कोई हेट लाइन है या हेल्पलाइन कोई अटैक लाइन है, ऐसा नहीं है भाई। हेल्पलाइन है, इसका नाम हेल्पलाइन है। इसको जरा सुनिए अनुराग जी सुन भी लो यार। हेल्पलाइन मैंने जारी की, आपने नहीं करी भैया। अगर समाजवादी पार्टी हिंदुओं के हेल्प के लिए आगे आती तो आखिरकार एक एक करके बोलिए अनुराग जी, सम्मान करना। अब बोलने दीजिए ना बाकी पैनलिस्ट को भी, अब बाकी पैनलिस्ट को भी बोलने दीजिए अनुराग जी। अनुराग जी मेरा नाम बाकी पैनलिस्ट को भी बोलने दीजिए ना अनुराग जी, अनइंटरप्टेड बोले हैं आप, सबसे ज्यादा समय आप ही को मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय या सरकारें यहाँ पे लाइसेंस कम करने की अनुराग जी, आपका नाम विनोद नहीं है, बोलने दीजिए विनोद बंसल को। की बात करने लगे विनोद बंसल जी बोलिए, बात पूरी कीजिए। देखिए मैं कहता हूँ अनुराग जी को समझ लेना चाहिए हिंदुस्तान का पुलिस सिस्टम पे कोई यकीन नहीं। अरे क्या यार, ये सवाल पूछ लिया ना, अब उसका जवाब तो सुन लीजिए। ये सवाल पूछ लिया आपने अनुराग जी, यकीन नहीं है, आपने भी पूछ लिया, मैंने भी पूछ लिया, आपने फिर दोबारा पूछ लिया। विनोद बंसल उसका जवाब दे रहे हैं विनोद। हम अपनी पहले व्यवस्था चलाना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर में। बोलिए ये बात अनुराग जी, कि हम नहीं मानते देश के प्रधानमंत्री जी को, नहीं मानते होम मिनिस्टर को, नहीं मानते। चलाएंगे यहाँ पे। आपने सवाल उठाया, उसका जवाब सुनना होगा आपको। बोल दिया आप कह रहे शांत पेशेंस रखिए थोड़ा, स्पीड डाउन करना पड़ेगा। बोलिए विनोद जी की आवाज जाएगी, करना पड़ेगा इनका। देखिए 20 सेकंड ऐसे तो बात नहीं है। देखिए मैं कह रहा हूँ, देखिए ये हेल्पलाइन है पीड़ित लोगों की हेल्प करने के लिए, और हम कोई हथियार ना उठाने वाले हैं, ना कोई हथियार बांटने वाले हैं, ना किसी हथियार वालों के साथ खड़े होने वाले हैं। हम किसी अपराधी को, क्रिमिनल्स को खुद कुछ नहीं करने वाले, लेकिन हम उनको शासन के अंतर्गत लोकतांत्रिक तरीके से न्याय तंत्र का सहारा लेकर के पीड़ित पक्षकार को न्याय देने का हम भरोसा देते हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता कभी भी किसी गैर कानूनी कार्य में जो समाजवादी पार्टी जो करती चली आ रही है, ऐसा नहीं करते हम लोग। आप देखिए काश अगर इन राजनीतिक दलों में वो सब व्यवस्था की होती कि जिहादियों के साथ न खड़े होते और ये जिहादियों को कैबिनेट मंत्री न मनाते, तो आज हिंदू परिषद को, बजरंग दल को ये स्थिति क्यों लानी पड़ती? हमारा ये कहना ये है, सीधा सीधा हम पुलिस प्रशासन शासन के साथ मिलकर के उनके हेल्पिंग एंड बन करके समाज और शासन के बीच की कड़ी बनेंगे, और हम किसी भी तरह से हिंदू के ऊपर हमला नहीं होने देंगे, ये हमारा संकल्प है। एक बात। दूसरी बात, मौलाना अली कादरी ने जो बात कही थी अभी, जो कह रहे थे कभी ऐसा हो वैसा हो, मैं कहता हूँ आप मुझे बताइए कि जो नूपुर शर्मा वाली बात है, गला काटने वाली बात है, ये पाकिस्तान की बातें तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार ये जो बातें हैं वो जो पाकिस्तान के लोग ये मुसलमानों को ही कैसे अपने जाल में फंसा लेते हैं? आखिरकार कोई तो है जो आस्तीन में सांप है, आखिरकार हिंदुओं को कोई आतंकवादी को नहीं बना पाता। लेकिन हमारा संकल्प है सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, समर्थ भारत। हम इसके लिए कृत संकल्पित हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार से हम किसी को लेवल नहीं होने देंगे। ठीक है। लेकिन बड़ा सवाल ये है आलोक वत्स जी, क्या देश में कानून की कमी है
या कानून उतना कैपेबल नहीं है जो इस तरह की व्यवस्थाओं की बात उठानी पड़ रही है ऐसे मौके पर? क्या ऐसे कृत्यों को या ऐसी बर्बरता को रोकने के लिए सख्त कानून की दरकार है देश में? इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि सख्त कानून की दरकार तो है ही। साथ में जिस तरीके का अभी माहौल इन लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है सर तन से जुदा की पॉलिसी के ऊपर, तो अगर उसमें एक सेकेंड लाइन ऑफ सिक्योरिटी प्रदान करने की बात विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल का है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैंने आपसे कहा ना, किसी आदमी के घर के बाहर अगर 10 आदमी निगरानी में लग जाए तो दूसरे आदमी जो उसको हत्या करने वाला है तो 2 बार सोचने पर मजबूर होगा, उसको भी 10-20 आदमी जुटाने पड़ेंगे तभी आ सकता है। और ये आम दिलाने की बात कर रहे हैं, आम देने की बात नहीं कर रहे हैं। तो वो तो न्यायिक प्रक्रिया में जाएगी, अगर उसको मिल सकता है लाइसेंस तो मिलेगा, नहीं मिल सकता है तो नहीं मिलेगा। और पुलिस भी बार बार चाहती है कि लोग समाज से आगे आके हमारी हेल्प करें, तो ये पुलिस के लिए भी एक हेल्प कारगर साबित होगा कि अगर किसी को धमकी मिलती है तो पुलिस के अलावा भी लोग उसकी निगरानी कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई आउट ऑफ द लॉ या पुलिस पर अविश्वास करने का कोई कवायद नहीं है। पुलिस को की मदद करने की कवायद है, जिससे एक सेकेंड लाइन ऑफ सिक्योरिटी उस आदमी को प्रदान होगा जिसको इस तरीके की धमकी मिल रही है। और मैं समझता हूँ ये स्वागत योग्य कदम है। बिल्कुल, जिन शब्दों में आप बयां कर रहे हैं आलोक जी या विनोद बंसल बयां कर रहे हैं, तो अब ठीक है, ये शब्द बड़े अच्छे लग रहे हैं सुनने में, लेकिन चिंता बस मौजूदा वक्त में इस बात की है कि कहीं एक ऐसा समय इस देश को ना देखना पड़े कि कहीं चाकू और तलवारों से गला कट रहा है तो दूसरी तरफ बंदूकों से, गोलियों से लोगों को उड़ाया जा रहा है। इस तरह का देश और समाज हमें नहीं चाहिए और उसके लिए सख्त कानून होना चाहिए। अनुराग भदौरिया जी, आपको लग रहा है, मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि इस देश में अब एक ईश निंदा कानून की जरूरत है। कोई भी धर्म हो, कोई भी वर्ग हो, कोई भी शख्स हो, हर कोई उस कानून के अंतर्गत आएगा, सख्त सजा पाएगा। ये नहीं चलेगा कि वही बात कोई फिल्म निर्माता लीना कहे या महुआ मोइत्रा कहे, उनको कोई सर तन से जुदा कहने वाला नहीं है। वही बात किसी पार्टी की पूर्व प्रवक्ता कहे तो लोगों के गले कट रहे हैं। ईश निंदा कानून इस देश में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये देखिए पहले हमने बोला कि इस देश के अंदर में इस तरह की जो बात करते, नफरत की, किसी के आस्था को जो ठेस पहुंचाने की बात करते हैं, इस पे सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। बार बार हम इस बात को कहते आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कान पे रू नहीं लगता है। वो इस पे नहीं जाना चाहते कि संजय निषाद ने क्या बोला था यहाँ पे, चाहे लीना जी हो, चाहे महुआ मोइत्रा हो, ये लोग आस्था पे चोट पहुंचाते हैं। इससे संजय निषाद ने पहुंचाया, उन्होंने प्रभु राम को बोला दशरथ के बेटे ही नहीं है, ये कह रहे थे कि टेस्ट ट्यूब बेबी है सीताराम। देखिए, इस तरह के संदर्भों का जिक्र हम ना करें। उप मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में। सीधा सा सवाल कि ईश निंदा कानून इस देश की दरकार है या नहीं? कि उत्तर प्रदेश में आ रहा हूं, बनना चाहिए। अरे बनना, मैं तो बोल रहा हूं बनना चाहिए। इस निंदा कानून बनना चाहिए, हेट स्पीच पे कानून बनना चाहिए, नफरत की राजनीति करने वालों पे एक बहुत मजबूत कानून बनना चाहिए। और दूसरी बात, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों नहीं आए पता है आपको? पता है क्यों नहीं आए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता? क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास जवाब नहीं होगा। राजस्थान में क्या हुआ, गई है कि हिंदुस्तान महाराष्ट्र में क्या हुआ, हिंदुस्तान के अनुराग जी, ये मुद्दा वीएचपी का था, इसीलिए वीएचपी के प्रवक्ता हमारे बीच में हैं। ये राजस्थान, इसको आप अपनी तरह से इंटरप्रेट मत करिए। भाजपा के प्रवक्ता पैनल में इसलिए नहीं है क्योंकि वीएचपी यहाँ पर मुख्य मुद्दा है, तो हम वीएचपी के पैनलिस्ट से चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए भाजपा का प्रवक्ता आज पैनल में नहीं है। इसको आप किसी और तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, इसलिए मैंने जानकारी के लिए बताया। ठीक है, बीजेपी जब देश की जरूरत होती है तो नहीं आती है। ठीक है अनुराग जी, बात आपने पूरी कर ली। विनोद बंसल जी, ठीक है अनुराग जी, आपने बात पूरी कर ली। विनोद बंसल जी, वही सवाल मेरा आपसे है कि क्या इस देश में ईश निंदा, हेट स्पीच या इस तरह के कृत्यों के लिए एक सख्त कानून की अलग से दरकार है जिसके दायरे में हर कोई आए? क्योंकि हर कोई तो यही कहता है देश संविधान से चलेगा, लेकिन जब घटनाएं होती हैं तो अपने अपने जिसको जो सूट करता है उसके हिसाब से लोग अपनी साइड ले लेते हैं। नहीं आस्था जी, कानून बनाने से अकेला काम नहीं चलेगा। कानून का पालन, जो एग्जिस्टिंग कानून है वो उसका पालन ईमानदारी के साथ होना चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से हिंदुओं को भेदभाव किया और अभी भी डिबेट को हाईजैक करके और ये अत्यवादी और आतंकवादियों जैसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इनके बीच में नहीं बोला था, लेकिन जब भी मैं बोलता हूँ तो ये बीच में क्यों बोलते हैं? ये जो इनके चाल चरित्र चेहरा है ना समाजवादी पार्टी का, आप तो सीधी दर्शक अच्छी तरह समझ रहे हैं कि किस तरह से इनके पास तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है, बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो बेकार बातों को चिल्लाते रहना, बोलते रहना। जिस वक्त आप जवाब
देते हैं, सारे पैनलिस्ट खामोशी से सुनते हैं, आप दूसरे पैनलिस्ट को भी डिस्टर्ब करते हैं और एक ही बात को बार बार दोहराते हैं। जवाब तो सुन लीजिए विनोद बंसल का। पता नहीं पार्टी के प्रवक्ता हैं, किसी आतंकवादी संगठन के मुखिया है, मुझे समझ में नहीं आता कि इनको सुनने की आदत नहीं है, सिर्फ सुनाना है, हिंदुओं को गाली देनी है, अनुराग जी देश को कमजोर करना है। जवाब देने दीजिए विनोद बंसल को। बनाना चाहते हैं ये जो हेल्पलाइन है उसको हेडलाइन बनाना चाहते हैं। अच्छा, जब मौलाना पीर अली कादरी बोलते हैं उनके पीछे तो आप डिस्टर्ब नहीं करते अनुराग जी? मौलाना पीर अली कादरी बोलते हैं उन्हें तो डिस्टर्ब नहीं करते। विनोद बंसल की बात आप नहीं सुनाना चाहते? ठीक है, ये सब आप चुनाव में बोल चुके हैं, उसका नतीजा देख चुके हैं, एक बार फिर से बोल लीजिएगा। इस देश में हर 1.5 साल में कोई ना कोई चुनाव होता है। ठीक है अनुराग जी, विनोद बंसल को जवाब देने दीजिए। विनोद बंसल की आवाज ऑन एयर जाएगी। 20 सेकंड विनोद बंसल। आस्था जी देखिए जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता शुरू से बौखलाए हुए हैं, जिस मुद्दे पर बात करनी चाहिए उस मुद्दे पर जवाब देने से कतरा रहे हैं, क्योंकि इनके पास न तथ्य है, न सत्य है, न कोई सोच है, न कोई विचार है, न ही जिस सब्जेक्ट को लेकर के आप बात कर रहे हैं उसमें उसको बोलने के लिए कुछ बचा हुआ है इनके पास। शिवपाल पर बोला, शांत हो गए और बल्कि उखड़ गए, आपके ऊपर उल्टा सीधा बोलने लगे। जब हेल्पलाइन पर बोला तो उस पर हेडलाइन बनाने लग गई है। आप मुझे बताइए, देखिए हेल्पलाइन कभी हेडलाइन कैसे हो सकती है यार? मैं किसी की सहायता के लिए खड़ा हो रहा हूँ, इस काम को जिसको राजनीतिक दलों को करना चाहिए था, जिस राजसत्ता को करना चाहिए था, आखिरकार जब वो सत्ताएं मूकदर्शक हो जाती हैं, जब राजस्थान के अंदर जो है वो कन्हैया लाल को सरेआम मौत के घाट उतार दिया जाता है, उस समय क्या अखिलेश का कोई ट्वीट आया? क्या नहीं आएगा। जब लीना ने हमारे देवी देवताओं के ऊपर आघात किया, क्या अखिलेश का ट्वीट आया? क्या नहीं आया। जब नूपुर ने बोला और सच्चाई के साथ बोला, किसी धर्म ग्रंथ को कोट करके बोला, तो उस पर उन्होंने कह दिया ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सिर्फ मुंह से नहीं शरीर से भी माफी मांगनी चाहिए। इस तरह का बेहुदा बयान एक पार्टी का अध्यक्ष करता है, ये आपके सुधी दर्शकों ने अच्छी तरह देखा। लेकिन खैर, हमें इन सब चीजों की चिंता नहीं है। विश्व हिंदू परिषद हिंदू समाज के सम्मान के लिए, हिंदू समाज के कल्याण के लिए और हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए कृत संकल्पित है। हमारा एक एक कार्यकर्ता डटकर मुकाबला करेगा। हम पुलिस प्रशासन शासन की मदद करके और इन सारे जिहादी आतंकवाद को, जिहादी अतिवाद का अंत करके रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। और ये हमने पहली बार नहीं किया। आस्था जी मैं आपको बता दूं, 90 के दशक में जब बाबा अमरनाथ की यात्रा को रोकने के लिए आतंकवादियों ने चुनौती दी थी, तो हमने चुनौती का सामना करते हुए 50,000 कार्यकर्ता पूरे देश भर से बाबा बर्फानी अमरनाथ की यात्रा को प्रारंभ करने गए थे दोबारा। तो ये अगर किसी राजनीतिक दल ने किया हो, समाजवादी पार्टी ने हिंदुओं को मारने के अलावा कुछ किया हो तो बता दे। अगर हिंदुओं को मारने के अलावा इन्होंने कुछ और काम किया हो तो बता दे। जिहादियों को दोस्ती करने के अलावा कुछ और काम किया तो बता दे। ये समाजवादी पार्टी ने अब तक जो कुछ किया है वो सारे लोगों को। विनोद जी, अनुराग जी, आप दोनों परिपक्व पैनलिस्ट हैं, एक दूसरे के पीछे बोल रहे हैं इस तरह लगातार। मैं बीच में नहीं बोलता। अगर मुझे रोकना तो मैं रुक जाऊंगा। ठीक है विनोद जी, आपने बात पूरी कर ली। 10 सेकंड अनुराग जी, 10 सेकंड, फिर मुझे पीर अली कादरी जी से भी सवाल करना है। 10 सेकंड बोल लीजिए आप, क्योंकि मुझे पता है आप पीर अली कादरी के पीछे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। देखिए मैं कह रहा हूं, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि जो देश की सरकार है वो बेकार है, क्योंकि वो नागरिक को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। आज तक जब भी इतने सालों से जो सरकारें थी, उत्तर प्रदेश में हमारी भी सरकार थी, तब इन्होंने ये हेल्पलाइन नहीं बनाई। तो क्यों? क्योंकि सब सुरक्षित थे यहाँ पे। आज असुरक्षा हो गई है, इसके मतलब बीजेपी की सरकार में लोग असुरक्षित। ठीक है, आपने अपनी सुविधा के हिसाब से उसका मतलब निकाल लिया अनुराग जी। पीर अली कादरी जी, क्योंकि शो अंतिम पड़ाव में है, अब डिबेट मुझे क्लोज करनी है। सवाल आपसे भी वही कि क्या देश में मौजूदा कानून की कमी है या अब इस पर किसी नए कानून की दरकार है जिसके दायरे में सब आए? देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अजमेर की दरगाह में जहां लोगों ने सर तन से जुदा की बात की, तो वहीं पर सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल, जिसके अध्यक्ष हजरत जैनुल आबिदीन दीवान अजमेर शरीफ है, उन्होंने कड़ी निंदा की और हिंदुस्तान के बड़े बड़े धर्म गुरुओं ने इस वाकये की निंदा की और इस नारे की निंदा की। तो सबको इसमें समेटने की जरूरत नहीं है। और रहा सवाल, कड़े से कड़ा कानून बनना चाहिए, हर धर्म का जो है हमको अदब करना चाहिए, लिहाज करना चाहिए। ठीक है पीर अली कादरी जी, तो सर तन से जुदा का जवाब क्या हिंदू हेल्पलाइन है? इससे हमने चर्चा की शुरुआत की थी और आप सभी पैनलिस्ट ने अपनी अपनी बात रखी और लब्बो लुआब यही है
कि हिंदुस्तान एक शांति प्रिय देश है, कानून के दायरे में हर कोई आता है, देश संविधान से चलता है। इस तरह की सोच पर ना तो सेलेक्टिव अप्रोच बर्दाश्त की जा सकती है और ना ही इसकी एक्सट्रीमिटी। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर वीएचपी का यही कहना है कि हम कोई पैरेलल व्यवस्था खड़ी करने नहीं जा रहे, हम सिर्फ उन लोगों की मदद करेंगे जो कि हथियार रखना चाहते हैं। ऐसे में लाइसेंस लेने में यदि दिक्कत आती है तो वो हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं, किसी को जान का खतरा है तो उस हेल्पलाइन के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो महाबहस में फिलहाल इतना ही, लेकिन दिन भर की सभी बड़ी खबरों के लिए आगे देखिए 15 सेकंड में खबर।